हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 19 मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने शुरुआत सीधे चैप्टर 19 से करी है, जो कि यूनिट है मनी एंड बैंकिंग। सबसे ज़्यादा नंबर की चैप्टर है मैक्रो में। यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, राइट। 16 नंबर का है। 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का भी एक क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन इसमें से आएंगे और 4 एमसीक्यूज होंगे, राइट। तो ये काफी आईएमपी और सबसे बढ़िया बात, ये बहुत इजी यूनिट है। इसलिए सबसे पहले मैंने मैक्रो में इस यूनिट को स्टार्ट किया है, राइट। चैप्टर 19 फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं बेटे। तो मनी, चैप्टर 19 है मनी। मनी का मीनिंग, एवोल्यूशन एंड फंक्शंस। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है, ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। ये 3 चीजों को हम आज कंप्लीट करेंगे। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। आज बेटा क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आज की आप डेट देख सकते हैं, जिस दिन मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको मैं बताते रहूं। आगे के जितने भी, आज के बाद जितने भी वीडियोस आएंगे मैं उसमें आपको बताता रहूंगा कि क्वेश्चन बैंक में कौन से क्वेश्चन हैं, और हम लगभग वही सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, राइट, समझने वाले हैं, ठीक। बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें, इंग्लिश मीडियम खासकर बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो क्वेश्चन बैंक आया है वो हिंदी में आया है, हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दीजिए। बहुत ही जल्दी बच्चों, कल या परसों में मैं बिल्कुल आपको वो क्वेश्चंस ट्रांसलेट करके एक वीडियो पूरा बना दूंगा, और मैं ये भी बता दूंगा कि हमारे नोट्स में उनके आंसर कहाँ पर है, ठीक है। उनके आंसर कहाँ पर है हमारे नोट्स में, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वो मुझे सब कुछ अरेंज करना है, टाइप करने पड़ेंगे इंग्लिश में, मतलब इसलिए आज का दिन और मुझे दे दो। मैं थोड़ा सा, मेरे घर पे भी थोड़ी सी बेटा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो सब डिले हो पा रहा है, मैं जानता हूँ, बट ज़्यादा डिले नहीं होगा, 1-2 दिन में कंप्लीट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बार्टर सिस्टम क्या होता है। अब ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने पहले पढ़ चुके हो, है ना। बार्टर सिस्टम होता है जब पहले मनी नहीं थी, पैसा नहीं था, राइट, करेंसी नहीं थी, तो पहले क्या चलता था, हम एक दूसरे की गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज करते थे, राइट। जैसे किसी को चावल की जरूरत है और उसके पास में गेहूं है, राइट, तो वो ऐसे बंदे को ढूंढता था जिसको गेहूं की जरूरत हो और चावल हो। उसके पास कौन क्या है, चावल है, और वो चावल के बदले गेहूं को एक्सचेंज करना चाहता है। ऐसे हम एक दूसरे से मिलते थे और अपनी जो गुड्स थी या जो सर्विसेज थे उनको हम क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। इसी एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम, जो आप लोग जानते हैं, मुझे मालूम है आप 7वीं 8वीं में अच्छे से पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या था बार्टर सिस्टम, रीड करके देख लेते हैं। मीनिंग, बार्टर मीन्स डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब इसमें बीच में कुछ नहीं होता था एक्सचेंज करने के लिए, ये डायरेक्ट एक्सचेंज होता है, ठीक है। अंडर बार्टर सिस्टम both sale and purchase of goods and service take place without the use of money। बिना पैसों के, बिना मनी के, राइट, ये गुड्स एंड सर्विस क्या होती थी, एक्सचेंज होती थी, परचेस और सेल होती थी। इन अदर वर्ड, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड for goods and non-journal acceptable media of exchange is available। ठीक, ये बिना किसी किसी गुड्स एंड किसी मीडिया के, मीडिया मीन्स क्या हो गया, मनी के, ये क्या होती थी, एक्सचेंज होती है, ठीक। इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक। अब आपके ये मैंने साथ में यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी रख रखा है बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है आपका, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। मीन्स
ये क्वेश्चन का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट है, बिल्कुल बहुत ही इजी पॉइंट है। सारे इजी पॉइंट को ध्यान से पढ़ के जाइए और लिख के आइए, रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन आंसर है, यहाँ पर ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट है लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, मतलब कि बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि मुझे यदि गेहूं के बदले चावल चाहिए, राइट, तो मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना होता था जिसके पास चावल हो और वो गेहूं चाहता हो। तो ऐसा डबल कोइंसिडेंस ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि मुझे गेहूं के बदले चावल चाहिए, सामने वाले के पास चावल तो है बट हो सकता है उसको गेहूं नहीं चाहिए, उसको उसके बदले दाल चाहिए, या उसे गाय चाहिए, या उसे अपना मकान बनवाना हो। तो ये ड्रॉबैक सिस्टम, मतलब कि डबल कोइंसिडेंस, कि मुझे भी वही चेंज करवाना हो और सामने वाले को भी वैसे ही अपोजिट चेंज करवाना हो, ऐसा मिलना मुश्किल था। ठीक, इट वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम। इट वाज वेरी रेयर व्हेन द ऑनर ऑफ सम गुड्स, मतलब किसी किसी गुड्स का मालिक, जैसे कि मान लो मेरे को चाहिए गेहूं, तो गेहूं का मैं मालिक हूं, है ना। आवर सर्विस कुड फाइंड समवन, जो किसी को ढूंढ सके, किसी व्यक्ति को, हु वांटेड हिज गुड्स, मतलब मेरा गेहूं चाहता हो, और सर्विस एंड द सेम टाइम ही पास्ड दैट गुड्स एंड सर्विस दैट द फर्स्ट पर्सन वांटेड, मतलब मुझे जो चाहिए उसके बदले वही चीज मुझे दे सके, ऐसा ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब पढ़ के देखो बहुत आसान है। देखिए, अ कमोडिटी एक्सचेंज, डिफिकल्टी ऑफ डिवाइडिंग द कमोडिटी वाज कॉमन, मतलब डिफिकल्टी थी कि किसी कमोडिटी को उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर सके। कैसे? एग्जांपल है, इफ अ काउ इज टू बी एक्सचेंज फॉर गॉड्स, एक गाय के बदले 4 बकरी का एक्सचेंज होता है। मतलब एक व्यक्ति है जिसके पास एक गाय है और वो उसके बदले 4 बकरी चाहता है। ठीक, अब दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसके पास में केवल 2 बकरियां हैं, है ना, गॉड बकरी, राइट। अब वो गाय चाहता है, तो क्या वो केवल 2 बकरी देके आधी गाय ले सकता है क्या? नहीं, आधी गाय लेगा तो गाय खत्म हो जाएगी, वो गुड्स ही खत्म हो जाएगा, मींस उस गुड्स का डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? ये वही है। बट द ओनर ऑफ काउ रिक्वायर्ड 2 गोट्स, मान लो, ओनली देन द एक्सचेंज कांट टेक प्लेस बिकॉज काउ कांट बी डिवाइडेड, गाय को हम काट नहीं सकते। मतलब ऐसा बहुत बार होगा कि दो चीजें जब एक्सचेंज करना है तो उसका आधा अधूरा पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि आप मान लीजिए कुछ लेने गए, मोबाइल, आप कोई सी चीज लेने गए, आप नोटबुक लेने गए, राइट, तो नोटबुक 50 रुपए की और आपके पास में 100 रुपए का नोट है, तो आप क्या करते हो, 100 रुपए का नोट देते हो, सामने वाला आपको नोटबुक भी दे देगा और 50 रुपए चेंज करके वापस भी दे देगा। तो 100 रुपीज का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 50-50 रुपीज में। 100 रुपीज डिवाइड हो गए 50-50 रुपीज में, 50 रुपीज का आपको नोटबुक मिल गया और 50 रुपीज उसने वापस आपको रिटर्न कर दिया। ये क्या हुआ, 100 का डिवाइड होना। तो मनी में ऐसा डिवाइड हो सकता है बट कमोडिटी का ऐसा डिवाइड नहीं हो सकता। ये इसकी डिफिकल्टी थी, समस्या थी, ड्रॉबैक था। लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, भाई आप पैसे को, नोटों को गड्डी बनाकर आसानी से स्टोर कर सकते हो, पर जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में बहुत सारी गाय है, आपकी कमोडिटी क्या है, आपका गुड्स क्या है, गाय, आपको उसको स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा जगह भी लगेगी। दूसरा, आप अपने पास जो नोट है
उसको कई सालों तक रखे रखोगे, उसकी वैल्यू डाउन नहीं होगी। परंतु गाय, गाय की उम्र रोज बढ़ रही है बेटा, राइट, रोज बढ़ रही है, और एक समय बाद वो आपकी स्टोर करी हुई गाय, मतलब अपने पास में संभाली हुई गाय बूढ़ी हो जाएगी और मर जाएगी, मतलब आपका पैसा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ड्रॉप बार्टर सिस्टम में जो गुड्स होते थे, उन गुड्स को आप एज अ स्टोर नहीं कर सकते, ये एक डिफिकल्टी थी। जैसे कि आप पैसों को या मनी को आप स्टोर कर सकते हैं, राइट। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मनी इन बार्टर सिस्टम, वेल्थ वाज स्टोर्ड इन टर्म ऑफ, जब पैसा नहीं था तो जो जो भी हमारी संपत्ति थी उसको हम स्टोर कर सकते थे, किस रूप में, द गुड्स के रूप में। हमारे पास जितना गुड्स है उसको हम स्टोर करते थे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, तो हमको गेहूं का ही स्टॉक रखना पड़ेगा। और हर जगह आज भी आप जानते हो कई किसानों के घर स्टॉक करने की आज भी प्रॉब्लम है। हमें मजबूरी में हमारा अनाज बेचना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास में स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। तो सोचो उस जमाने में जबकि पैसा ही नहीं था, उस जमाने में स्टोर करने की समस्या कितनी होगी, राइट। स्टोरिंग ऑफ गुड्स कैरीड सम प्रॉब्लम लाइक कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, मतलब कि यदि आपको इतना सारा चीज को इकट्ठा रखना पड़ेगा तो आपको उस पर खर्चा करना पड़ेगा, आपको बड़ा मकान लेना पड़ेगा, वेयर हाउस लेना पड़ेगा जहां पर आपको इतना सामान इकट्ठा रखना पड़ेगा और उसको मेंटेन करने का खर्चा करना पड़ेगा। लॉस ऑफ वैल्यू, लॉस ऑफ वैल्यू जो मैंने बताया कि गाय क्या होगी, धीरे धीरे मर, उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, राइट। या गेहूं रखा है तो धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, खराब होते जाएगा, लॉस ऑफ वैल्यू। डिफिकल्ट टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको मेरे को किसी और को देना है। जैसे मेरे को इंदौर में हूं और मेरे को भोपाल में किसी व्यक्ति को पेमेंट करना है, तो मेरे को गायें चराते हुए लेके जाना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात, पेमेंट करने के लिए, तो ये डिफिकल्टी होगी। सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर देयर परचेसिंग पावर। मेरे पास जितना पैसा है वो मेरी परचेसिंग पावर है, तो मेरे को बार्टर सिस्टम में अपनी परचेसिंग पावर को स्टोर करने में समस्या होगी, ठीक है। 4 पॉइंट, लेक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। देखिए आज की तारीख में आप हर चीज को क्या करते हैं, रुपए पैसे में कैलकुलेट करते हैं। कोई सी भी चीज लेना हो, आपको कोचिंग भी आना है तो उसकी बात होगी कि इतनी फीस, राइट। आपको गाय लेना है तो इतने पैसे, आपको बाइक लेनी है तो इतने पैसे, मतलब हर चीज की वैल्यू आपने काय में मेजर कर ली, रुपए में, राइट। बार्टर सिस्टम में क्योंकि ऐसी कुछ कॉमन मेजरमेंट नहीं था, जैसे कि मनी आज हमारे पास में अवेलेबल है, तब ऐसा नहीं था, तब किसी चीज की वैल्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। जैसे मान लीजिए मुझे मकान बनवाना है, झोपड़ी बनवानी, उस समय मकान तो कुछ होता नहीं था, है ना। मान लो झोपड़ी बनवानी, मकान बनवाना है थोड़ा सा, तो उसके बदले जो मकान मुझे बना के देगा वो मुझसे चाहता है कि मैं उसे क्या दे दूं, गेहूं दूं, राइट। उस लेबर को मैं क्या दे दूं, गेहूं दूं। पर मैं उसे कितना गेहूं दूं, कितना बड़ा मकान के लिए कितने गेहूं दूं, ये मेजर करने का कोई साधन ही नहीं था। अभी तो हमको क्या है, मकान बनवाना है तो हम लेबर से बात करेंगे कि इतना हम आपको पेमेंट कर रहे हैं, आप एक काम करो इतना बड़ा मकान बना दो। वैसा सिस्टम नहीं था। इन बार्टर सिस्टम देयर वाज एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक ऐसी चीज जो किसी प्रोडक्ट, किसी गुड्स या सर्विस की वैल्यू को क्या करके बता दे, मेजर करके बता दे कि इतने का, ऐसे कोई कॉमन यूनिट नहीं थी। इन विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैन बी मेजर्ड, जिसको हम आप क्या कर सके, मेजर कर सके। इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट प्रॉपर वैल्यूएशन वाज नॉट पॉसिबल, तो आप किसी भी चीज का सही तरीके से सही मूल्यांकन, उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, राइट। चलिए नेक्स्ट, लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि यार मैं 6 महीने बाद दूंगा, तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, ठीक है 6 महीने बाद दोगे, 6 महीने का ब्याज,
भी देना होगा। मतलब आपने 10,000 रुपए दिए, उस पर 6 महीने का ब्याज 500 रुपए हुआ, तो आप 6 महीने बाद उसको कितना दोगे? 10,500 रुपए दोगे। ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। बट जब मनी नहीं थी, हम जब गुड्स का सिर्फ एक्सचेंज करते थे, अब मान लीजिए किसी को कोई गाय चाहिए थी, उसने कहा कि मुझे 6 महीने के लिए आपकी गाय चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि 6 महीने बाद वो गाय कैसे लौट आएगा? मान लो इन 6 महीने में उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, उसके बच्चे को जन्म दिया। अब जिसने 6 महीने के लिए गाय दी, वो 6 महीने बाद क्या दे रहा है? गाय दे रहा है, बछड़ा नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है बछड़ा तो तुमने मुझे दिया ही नहीं था, तो मैं तुम्हें ये बछड़ा क्यों दूं? ये तो बछड़ा मेरे यहाँ हुआ है, ये तो मेरा बछड़ा हुआ है। अब यदि उसको ब्याज चाहिए जिसने गाय दी, तो उसने यदि 6 महीने के लिए उसको गाय दी, तो उसका तो बहुत नुकसान हो गया, बछड़ा भी नहीं मिला, और गाय 6 महीने बूढ़ी हो चुकी है। समझिए बात को, उसकी उम्र हो गई है 6 महीने की। तो ये भविष्य में डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट को टाल देना, राइट। तो ये जो गाय के बदले आज गाय के बदले उसको कुछ एक्सचेंज करना था, तो उसने कुछ एक्सचेंज ना करते हुए उसने बोला 6 महीने बाद दूंगा मैं। तो 6 महीने बाद चलो एक गाय के बदले 4 बकरियां दी जाती है मान लीजिए, तो 6 महीने बाद तुम कितनी बकरी दोगे? 6 महीने बाद भी वो कितनी बकरी दे रहा है? केवल 4। तो ये जो डिफिकल्टी थी, ये ड्रॉबैक था, ठीक है। चलिए, इसको रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, आप इसको आराम से रीड कीजिएगा, इजी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ मनी, मतलब मनी का जन्म कैसे हुआ, आखिर मनी आई कैसे? आज हम मनी को एक नोट या सिक्के के रूप में देख रहे हैं, आखिर ये आया कैसे? क्योंकि देखिए एकदम से सब कुछ नहीं आया है ना। हम पहले जंगलों में रहते थे, आदि मानव थे, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और हम अब शहरों में रहने लगे हैं, राइट। आधुनिक युग में आ गए हम। कहाँ आ गए? आधुनिक युग में। तो ये एकदम से नहीं हुआ, ये कैसे कैसे पैसे का जन्म हुआ हम वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। आप इसको सामान्यतः रीड करके देख लेना। सिर्फ इतना लिखा है, टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। समझ लेना, याद से दिमाग में बिठा लेना कि ड्रॉबैक में ये जो डिफिकल्टीज थी, ये ड्रॉबैक्स थे 5 बार्टर सिस्टम में। जो ये ड्रॉबैक्स थे, इन ड्रॉबैक्स के कारण धीरे धीरे मनी का जन्म हुआ, राइट। और याद रखना, मनी की खासियत क्या है पूछेगा। मान लो मनी की बोले विशेषता क्या है, मनी की क्वालिटीज क्या है, मनी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम बोलेंगे सब इसने बार्टर सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स थे उनको खत्म कर दिया। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, राइट। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है, सबसे ज्यादा फायदा यही है कि इसने बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक को खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि कैसे कैसे आया था। ये आप इतना पैराग्राफ रीड करके देख लीजिएगा, इजी है। सर आईएमपी क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन बैंक में है। क्वेश्चन बैंक में ये नहीं है, ये देखिए क्वेश्चन बैंक ये रहा मेरे सामने, राइट। क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन नहीं है, बट मेरे आईएमपी में ये जरूर है, ठीक है। पर आपको इसको रटना नहीं है, बस समझ के जाना है। यदि कुछ पूछ ले तो आप लिख सकते हो, ठीक है। कमोडिटी मनी, राइट। तो सबसे पहले क्या चलता था, कुछ ना कुछ कमोडिटी को हम क्या कर लेते थे, एक्सचेंज का मीडियम बना लेते थे। जैसे कि कुछ भी हो सकता है बेटा, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिखा है, मोती है ना, या समुद्र में मिलने वाले शेल, या सॉल्ट, नमक, राइट। किसी भी एक कमोडिटी को हम मान लेते थे कि ये एक्सचेंज का मीडियम है। कि आपको गेहूं लेना है तो इतने मोती देने पड़ेंगे, राइट, है ना, या इतने किलो सॉल्ट देना पड़ेगा। किलो तो नहीं होता था उस समय, जो भी होता था उसको मेजर करने का तरीका वो, ठीक। इसको हम क्या बोलते थे, कमोडिटी मनी। मतलब दो चीजों के बीच में हमेशा एक्सचेंज का जो जरिया होता था वो एक कमोडिटी होती थी। गेहूं भी हो सकता है, मान लो आपको गाय चाहिए तो 4 बोरे गेहूं देना होगा। आपको एक बकरी चाहिए, आपको 1 बोरी गेहूं देना होगा।
आपको मकान बनवाना है, इतना बड़ा मकान बनवाना है, आपको 50 बोरी गेहूं देना होगा, राइट। तो हर चीज को मेजर किया जाता उस कमोडिटी में जो कि कॉमन एक्सेप्टेबल थी, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया गेहूं, व्हीट, राइट। सेकंड, एनिमल मनी। हम यहां पर क्या कर लेते थे, किसी भी एनिमल को हर चीज का ट्रांजैक्शन का मीडियम मान लेते थे। जैसे कि पहले गाय को मानते थे, हमारे इंडियन सिनेरियो में ज्यादातर गाय को एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। मतलब आपको 10 बोरी गेहूं चाहिए, आपको एक गाय देना पड़ेगी। आपको 20 बोरी चावल चाहिए, आपको एक गाय देना पड़ेगी, राइट। आपको मकान बनाना है, आपको 2 गाय देना पड़ेगी। हर चीज गाय में, मतलब वो मनी काय में हो गई थी, एनिमल में हो गई थी। इसके पहले वो एक कमोडिटी थी, राइट। फिर इसके बाद में आया मेटल मनी, जिसमें आपने देखा गोल्ड के सिक्के, है ना, कॉइन्स, सिल्वर, कॉपर, इन सब के कॉइन्स आने लगे, जहां पर सही तरीके से हम कहेंगे मनी आई, और वो किस रूप में आई, मेटल के रूप में, मेटल के रूप में। इसमें सबसे पहले आया फुल बॉडी मनी। फुल बॉडी मनी मतलब कि गोल्ड या सिल्वर के कॉइन्स या कॉपर के कॉइन्स, ऐसा मेटल जिसकी मार्केट में वैल्यू हो। गोल्ड की वैल्यू होती है, पहले भी थी, राइट। इसको हम बोलते हैं फुल बॉडी मनी। फुल बॉडी का मतलब होगा, जैसे मान लीजिए एक इतना बड़ा सिक्का है, राइट, उस पे जो गोल्ड के सिक्के होते थे, जैसे इतना बड़ा एक सिक्का है, मान लो उस समय उसकी जो भी 10 रुपए की वैल्यू थी उस समय, राइट, तो वो गोल्ड ही 10 रुपए का होता था। मतलब जितना उस पे प्रिंट है उतनी ही उस मेटल की वैल्यू होती थी, राइट। तो उसको हम बोलते हैं फुल बॉडी मनी, ठीक है। जैसे कि आप इसको रीड कर देखिए, इट इज द आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड मनी, और इसी को स्टैंडर्ड मनी भी बोलते हैं, ठीक है। इट वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है एज अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एज अ मनी। मतलब जितना सोने, जितना बड़ा सिक्का होगा उतना बड़ा उस सिक्के की वैल्यू होगी, उस पर जितना प्रिंट होगा उतना ही उसकी वैल्यू होती थी। मीन्स सिंपल सी बात है, 10 रुपए का सिक्का तो 10 रुपए का सोना, वो जो गोल्ड की कीमत ही उतनी होती थी, ठीक। इसके बाद में आई टोकन मनी, जो आज हमारे पास में है उसको हम बोलते हैं टोकन मनी, राइट। जो हमारे सिक्के आज बनते हैं वो एक्चुअल में टोकन मनी होते हैं। 1 रुपए का, 10 रुपए का जैसे सिक्का है, तो जो 10 रुपए की जो उसकी जो मेटल है, जो 10 रुपए का हमारे पास सिक्का है, उस मेटल को आप मार्केट में बेचने जाओगे तो वो 10 रुपए में नहीं बिकेगा, राइट। इस सिक्के को हम बोलते हैं टोकन मनी, जो कि रिप्रेजेंट करता है ना। 10 रुपए का सिक्का, जो उस मेटल जिससे वो बना है, उस मेटल को यदि आप गला दोगे तो वो 10 रुपए के बराबर नहीं बिकेगा। और इधर ही सोने के सिक्के को देखोगे तो इतने बड़े सोने के सिक्के को, मान लो कि वो 2000 रुपए का है, 5000 रुपए का है, 10,000 रुपए का है, मान लो 10,000 रुपए का है, तो आप उसको गला दोगे तो वो सोना कितने में बिक जाएगा, उसी 10,000 रुपए में बिक जाएगा। मतलब कि फुल बॉडी में ये मतलब होता था उस मेटल की वैल्यू के बराबर उसकी मनी की वैल्यू होती थी। टोकन मनी में उस मेटल की वैल्यू कम होती है और उसकी जो प्रिंट, उस पे जो प्रिंट होता है, उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। जैसे 10 रुपए पे प्रिंट है 10 रुपए, 10 रुपए के सिक्के पे, तो वो पूरा जिससे मेटल वो बना है, जिस मेटल से वो सिक्का बना है, उसको मार्केट में बेचने जाओगे गला के तो वो 10 रुपए में नहीं बिकेगा, ठीक है। इट इज वन हुज वैल्यू एज मनी, इट फेस वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हुआ उस मेटल की वैल्यू, और फेस वैल्यू का मतलब हुआ जितने में वो चलता है। मतलब 10 रुपए का सिक्के का जो 10 रुपए प्रिंट है उसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू, और उस मेटल को यदि मार्केट में बेचेंगे तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी।
मेटल की इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी, फेस वैल्यू ज्यादा होगी। समझ में आया? अब यहां पर आगे पेपर मनी। तो पेपर मनी क्या होती है? पेपर मनी नोट, पेपर, राइट, वही पेपर मनी है। एक चीज अच्छी बतानी थी आपको, इंटरेस्टिंग थी। आपको याद होगा पहले है ना, कुछ 10 साल पहले एक का सिक्का भी इतना बड़ा आता था, राइट। अब मालूम उसमें हुआ क्या कि जो एक का सिक्का आता था, उस सिक्के जिससे वो जिस मेटल से बनता था उसकी मेटल की वैल्यू ज्यादा थी और वो सिक्का मार्केट में 1 रुपए में चलता था। तो कई लोगों ने यहाँ पर स्मगलिंग टाइप का काम करना चालू कर दिया। कैसे? वो क्या करते थे, जैसे मान लो 1000 रुपए के सिक्के लिए, है ना, 1000 रुपए के सिक्के लिए और उस मेटल को उन्होंने क्या करा, लिक्विड कर दिया, मतलब गला दिया गर्म करके, और वो जो मेटल लिक्विड कितने में बिक गया? 1500 रुपए में। तो सोचो, लोगों ने इसका बिजनेस करना चालू कर दिया था। वो सिक्के मार्केट से उठाते थे और उसको गलाते थे और उस मेटल को महंगे में बेच देते थे। तो ऐसा भी हुआ था। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, उस सिक्के को छोटा 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 करना चालू कर दिया। आज आप देखो एक का सिक्का बहुत छोटा है और बहुत हल्का है, वो उसी वजह से करते गए, है ना। पहले का सिक्का, एक का सिक्का उठा के देखिएगा, उसका वेट देखिएगा, उसका मेटल देखिएगा, और अभी का एक का सिक्का देखिएगा, उसका वेट मेटल देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो पेपर मनी जो हमारे नोट हैं उन्हीं को हम पेपर मनी बोलते हैं। इसमें आता है एक रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, मतलब इट इज बैग्ड। बैग्ड मतलब बनाना। देखो बैग्ड का मतलब हिंदी में मतलब तो होता है भूनना। तो पैसे को भून तो नहीं सकते, पैसों को बनाया जाता है। तो पैसे को जो बनाना है उसके लिए वर्ड के यहाँ पर बैग्ड बाय इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व। अब ये आपको यहाँ इसलिए नहीं समझ में आएगा, हम आगे देखेंगे कि एक चैप्टर है उसमें हम समझेंगे कि एक्चुअल में मनी कैसे प्रिंट होती है। जिस जो ये नोट है ना, वो एक समस्या है। एक हम हमारे दिमाग में एक समस्या आती है कि सर जब गरीबी इतनी है और गवर्नमेंट के हाथ में नोट प्रिंट करना है, तो गवर्नमेंट नोट प्रिंट करके सबको बांट क्यों नहीं देती, राइट। उसका कारण ये है कि जितना भी गवर्नमेंट को नोट प्रिंट करने होंगे उसके सेम वैल्यू के बराबर, जैसे मान लो 1 लाख रुपए के नोट प्रिंट करना चाहती है गवर्नमेंट, तो सेम उसके बराबर 1 लाख रुपए का गोल्ड गवर्नमेंट को रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ेगा। और ये वही है रिप्रेजेंटेटिव मनी, कि जितनी वैल्यू का आप नोट प्रिंट करवाना चाहते हैं उतने का आपको गोल्ड या सिल्वर का क्या करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। उसी को हम रिप्रेजेंटेटिव मनी कहेंगे। ठीक है, आगे कन्वर्टिबल पेपर मनी। अब इसको ध्यान से सुनना। व्हेन गवर्नमेंट आर गिवन, व्हेन गवर्नमेंट गिव्स, ये आर नहीं आएगा ना, गवर्नमेंट गिव्स गारंटी फॉर द conversion of conversion into gold or silver at fixed price, then central bank paper money, this paper money is termed as convertible paper money। इन सेंटेंस में गड़बड़ हो गई मेरा टाइप करने में, है ना। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब गवर्नमेंट गारंटी देती है किसी नोट को जब प्रिंट करते वक्त कि भैया इसको हम कन्वर्ट कर देंगे उतने ही सोने और सिल्वर में, सोने या सिल्वर में जितने का ये नोट है, तो ऐसे नोट को क्या कहेंगे, कन्वर्टिबल पेपर मनी। ठीक। दूसरा होगा इनकन्वर्टिबल, मतलब जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब गवर्नमेंट गारंटी ये नहीं देती है कि हम इसको सिल्वर या गोल्ड में चेंज कर देंगे, है ना। उस मनी को इनकन्वर्टिबल पेपर मनी कहते हैं। हमारे यहाँ जो नोट अभी चल रहा है, कोई सा भी नोट आप उठा के देखो, उसमें लिखा होगा, गवर्नर के साइन होंगे, उसमें लिखा होगा मैं धारक को वचन देता हूं इतने रुपए देने का। याद करो, रुपए देने का वचन देता है, गोल्ड या सिल्वर देने का वचन नहीं देता है। गारंटी किसकी मिल रही है, रुपए में कन्वर्ट करने की मिल रही है।
गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। यदि गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट करने का लिखा होता तो वो हो जाती कन्वर्टिबल पेपर मनी, और हमारे नोट पर क्या लिखा होता है, उतना पैसा अदा करने का, गोल्ड सिल्वर का नहीं। इसलिए हमारे यहाँ जो नोट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, इनकन्वर्टिबल पेपर मनी हमारे यहाँ एप्लीकेबल है। ठीक है बेटा, मैं मानता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब है आप जो चेक वगैरह जो चल रहे हैं, है ना, बिल्स रिसीवेबल चेक, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी बोलते हैं। इट रिफर टू बैंक डिपॉजिट बाय पीपल विथ द बैंक विथ विच दे कैन विड्रॉ एट सेम टाइम दे लाइक or transfer it to someone else through a bank check. It should be remembered that the check itself not money. चेक को ही हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी बोलते हैं, पर आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि चेक को आप पैसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने चेक लेने से मना कर दिया, देखो मनी की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका कॉमन एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और आपको मान लो कोई पेमेंट कर रहा है और आप उसको चेक से मना कर दो कि भैया चेक नहीं, मेरे को तो कैश चाहिए, तो चेक को आपने मना कर दिया, मतलब आपने उसको एक्सेप्ट करा क्या, नहीं करा, इसलिए चेक मनी नहीं है। हाँ, यदि वो एक्सेप्ट कर लेता है उस केस में उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, क्रेडिट मनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का मतलब होता है जो आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक मनी। और अब तो सेवंथ आ गया है डिजिटल मनी। ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो ना, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सातवां क्या पॉइंट आ गया, डिजिटल मनी, राइट। तो इसको करके देख लीजिएगा, पढ़ के देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन बैंक में तो ये क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी आप इसको करके देखिएगा, है ना, पढ़ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हमारी जो अब नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम देखेंगे मनी की डेफिनेशन को समझेंगे और मनी के फंक्शंस को समझेंगे। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है मनी के फंक्शंस, राइट। फिर उसके बाद में हम देखेंगे, हाँ, मेरिट्स ऑफ अ गुड मनी मटेरियल, ये भी आईएमपी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, राइट। तो उसमें ये भी हम पढ़ लेंगे। लगभग हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में ये मनी वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।